Hello everyone. I hope you all are doing good. I Shaili Tiwari welcome you all on Pro Vidya. तो ये आज के इस सेशन में हम आईपी मैट की सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जहां पे हम आईपी मैट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक है, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस अरेंजमेंट और भी जितने भी फिलर्स, डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स, सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिएगा हमारी इस सीरीज में। और आज जो है वो बहुत ही मेन टॉपिक यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर बच्चे आपके एग्जाम में देखें तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलती है। तो बस उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक को कैसे हमें अपनी कमांड बनानी है, क्या क्या पॉइंट्स है वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस अवर क्लास। ओके, तो चलो फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। ओके, सबसे पहले हम एक छोटा सा आइडिया देख लेते हैं, क्योंकि जब हम आईपी मैट को कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वी शुड कंसीडर आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक एंड जिपमैट आल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं छोटा सा पेपर पैटर्न फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर लूं, तो पेपर पैटर्न क्या है हमारा बच्चे। पहला है जो हमारा आईपी मैट इंदौर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला क्वांट जो होता है उसको 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? 2 टाइप्स में। अगर आप देखो तो एक शॉर्ट आंसर होता है, एक क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। यानी कि शॉर्ट आंसर में आपको आंसर लिखने पड़ते हैं और यहाँ पे एमसीक्यू यानी कि आपको एमसीक्यू बेस में ये आंसर करने होते हैं। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूं स्टूडेंट्स, तो 15 क्वेश्चन होते हैं किसके? शॉर्ट आंसर के, और 30 क्वेश्चंस होते हैं किसके? एमसीक्यू के। राइट, टाइमिंग आपको 40 मिनट्स दोनों के लिए दिया जाता है, और 60 मार्क्स और 120 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। राइट, अगर आपने करेक्ट किया है तो आपके +4, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो -1 हो जाएगा। बच्चे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि जो हम आपके साथ कवर अप करने वाले हैं। तो चलो वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 40 मिनट्स एंड 180 मार्क्स, यानी कि अगेन सेम सिनेरियो है यहाँ पे भी +4 एंड -1। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? 90 होने वाले हैं, और आपको टाइम कितना मिलने वाला है? 120 मिनट्स, और स्कोर कितना करना है आपको आउट ऑफ 360। राइट, तो ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स की 90 क्वेश्चंस 120 मिनट में कैसे करना है, वो सारे प्रैक्टिसेस हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक्यूरेट भी करना है आपको, रॉन्ग भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलो ये बात थी हमारे किस चीज की? आईपी मैट इंदौर की। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है? आईपी मैट रोहतक। अब देखो बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स को फोकस करते हैं, जैसे कि आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, तो ये अपना अपना कॉल है, बट हम आईपी मैट लेके चल रहे हैं तो इसमें हम सारे कवर करेंगे, रोहतक भी हो, जिपमैट भी हो, या फिर जो भी हो। चलो देख लेते हैं। अगेन इसमें आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। वहां पे हमने वर्बल का एक सेक्शन देखा था, क्वांट का 2 सेक्शन देखा था, बट यहाँ पे जो 3 सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दूसरा क्या है आपका लॉजिकल रीजनिंग, और क्या है आपका वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे एड ऑन क्या हो गया आपका? लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो बच्चे यहाँ पे तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिलने वाले हैं? 40, और यहाँ पे ड्यूरेशन भी आप देखो तो 40 मिनट्स आपके पास ड्यूरेशन है, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन रखा गया है और सेम टाइमिंग भी है सबके लिए। राइट, सेक्शनल टाइमिंग है आपका, ध्यान रखना है आपको। चलो अब क्या है, 120 क्वेश्चंस हो गए, 120 मिनट, सेम चीज है जो हमने इंदौर में देखी थी, बट अगेन इसमें +4 मिलने वाला है और -1, यानी कि मार्किंग जो है वो सेम रखी गई है, +4 फॉर द राइट आंसर एंड -1 फॉर द नेगेटिव आंसर। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है। यस, जिपमैट की देख लेते हैं, है ना। आओ, तो जिपमैट एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या है बच्चे? अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिलने वाला है, डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें डीआईएलआर के मिक्स्ड क्वेश्चन मिलते हैं एक सेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ वर्बल एबिलिटी में इन्होंने क्या रखा है, जो भी ग्रामर के क्वेश्चन है, जो भी आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज आपके इसमें इंक्लूड होगी। राइट, क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? 33 एंड 34, यानी कि 100 क्वेश्चंस हो गए आपके टोटल। ठीक है, मार्क वही मार्किंग है आपकी +4 एंड
दिस इज द टोटल मार्क ऑफ, यानी अगर मैं बात करूं तो टोटल 400 आपको इसमें क्या मिलने वाला है, मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। अगेन सेम चीज है, आपका +4 और -1 का कंसेप्ट आपका एग्जाम में चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर आप आईपी मैट के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो इंदौर हो, कोई भी आपका जो भी आपका एम है उसको टारगेट कर रहे हो, तो आपको +4 और -1 को ध्यान में रखना है, स्टूडेंट्स गलती नहीं करनी है, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं मैम, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूं, आपको 2 पैसेजेस मिलने ही वाले हैं स्टूडेंट्स, और 2 पैसेजेस में भी एक पैसेजेस थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यानी कि जो आप आराम से समझ सकते हो, दूसरा थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टफ रहेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको समझ नहीं पाओगे, आप आराम से समझ लोगे, बट लैंग्वेज में भी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। बट प्रैक्टिस से हम इस चीज को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्या समझते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। आपके सामने एक पैसेज अगर मैंने दे दिया तो आप उससे क्या समझ रहे हो, क्या मुझे बस रीड करके चले जाना है? नहीं, आपको बस रीड नहीं करना है, राइट। बचपन में हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन करते थे, फिर आंसर करते थे, या एक कीवर्ड ढूंढ लिया, फिर हम उसको सर्च कर रहे हैं, नहीं मिला, हम वापस से उसको सर्च कर रहे हैं। तो दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम टेकिंग, राइट। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम जो ये गलती कर रहे हैं किस चीज की, क्वेश्चन को पढ़ के आरसी पे जाने की और फिर वापस से आरसी को चेक करने की, तो वो नहीं करनी है, राइट। चलो क्या है, एक आपको पैसेज दिया जाता है, ठीक है, जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस कवर होते हैं मैक्सिमम पार्ट, और उसमें कुछ सब पार्ट भी होते हैं, राइट। और क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नहीं पूछता स्टूडेंट्स, कई बार कंक्लूजन बेस्ड पूछता है, इन्फ्रेंस बेस्ड पूछता है ना। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, और सेम वोकैब के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आरसी से भी, राइट। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। 400 to 600 के बीच में आपका एक पैसेज दिया जाएगा वर्ड्स में, इसके बाद आपको उसी पैसेज में से यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ऑल्सो रिलेटेड द वोकैब विद इट, राइट। चलो अब देखिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है मैम। ठीक है, आपने बता दिया मुझे कि मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, बट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है? क्या सिर्फ पढ़ना होता है और आंसर करना होता है, और आंसर नहीं आया तो नहीं? क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पढ़ के आंसर तो दे सकते हो, बट आपसे जब वो इन्फ्रेंस बेस्ड पूछेगा, कंक्लूजन पूछेगा, मेन आइडिया, सेंट्रल थीम पूछेगा, तो थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। चलो क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए, वो क्या है? एक्टिव रीडिंग। व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? एक्टिव रीडिंग क्या है? देखो बेसिकली हम जो भी रीड कर रहे हैं उसको हम क्या करें, बस रीड ना करें, हम उसको क्या करें, ध्यान से समझते हुए चलें कि हमने क्या रीड किया है। इफ यू आर रीडिंग एनी वन लाइन, लाइक सपोज आप इस लाइन को रीड कर रहे हो, राइट, तो इस लाइन में क्या बोल रहा है, हु इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज व्हाट डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्यों है सब्जेक्ट, है ना, जो भी गिवन है वो क्यों गिवन है, कैसे गिवन है, क्या होगा इसका, तो वो आपको पढ़ते हुए चलते जाना है। दैट इज द एक्टिव रीडिंग। ऐसा नहीं कि आप एक बार रीड कर रहे हो फिर आप उसको समझने आओगे वापस से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इट इज वेरी टाइम टेकिंग। आप जैसे जैसे अपना टाइम कर सकते हो, आप वो सारे प्रोसेस ढूंढो जिसमें भी आप अपना टाइम को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो एक्टिव रीडिंग जो होता है वो क्या होता है, आप रीड कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, उसको साथ ही साथ समझते हुए चल रहे हो, तो दैट इज द वेरी गुड वे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स ऑफ द पैसेज यानी पैसेज का कंक्लूजन क्या है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में है ये पैसेज, अगर हम कुछ मेटाफोर यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, answer the question based on the text provided. Yes, you have to give the answer only and only based on the text, only and only based on the passage, only and only based on the article, whatever you are saying to this RC, right? आप जो भी इस RC को बोलते हो आपको सिर्फ उस पैसेज में रह के ही आंसर करना होता है, right? Let's suppose मैंने आपको एक पैसेज दिया, आपको let's suppose AI का बहुत नॉलेज है, बट मैंने जो AI का पैसेज दिया हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ उससे ही आंसर करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, खुद की जो स्किल्स है, खुद की नॉलेज जो है वो ट्राई नहीं करनी है। अगर पैसेज ने बोला है कि भाई देखो पिंक कलर का एलिफेंट है, तो यस बोलो कि हाँ भाई पिंक कलर का एलिफेंट है, बहस नहीं करनी है, राइट। चलो आओ नेक्स्ट क्या है, डेवलप अ पर्सपेक्टिव ऑन द टोन एंड टेन्योर ऑफ द गिवन पैसेज। यस, टोन किस चीज की है, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, क्रिटिकल टोन है, क्या बोलना चाह रहा है वो, तो आपको टोन और टेन्योर भी पता करना
जरूरी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, द मोस्ट फॉलोड रूल इन द आरसी सेक्शन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, यस, एंड इट विल प्रोवाइड अ बोन फॉर यू। व्हाट यू रीड, आपने क्या पढ़ा, राइट? ये नहीं कि पैसेज में क्या लिखा है, पैसेज में तो बहुत कुछ लिखा हो सकता है, बट आप उसको क्या ले पा रहे हो, राइट? आप उसको क्या समझ पा रहे हो, बिकॉज आप उसके बेसिस पे ही आंसर करोगे, ठीक है? If you are able to read fast, nevertheless speed is always the secondary. Yes, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे फास्ट पढ़ते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है कि मुझे जल्दी पढ़ना है, बट बेटे जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम उसको अंडरस्टैंड करना नहीं भूल सकते, राइट? क्योंकि आपको स्पीड से मैटर नहीं करता, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, आपको पैसेज से क्या समझ में आ रहा है, आप वो चीजें ध्यान में रखोगे तभी आंसर कर पाओगे, ठीक है? तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द स्पीड फैक्टर, ठीक है? डे 1 से हम स्पीड पे नहीं चलेंगे, डे 1 से हम किस पे चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलो, आई होप समझ गए होंगे आप कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, है ना? प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना है पहले हम वो सीखते हैं, ठीक है? चल, पहला क्या बोल रहा है, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे किस चीज की बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है। mark a transformative epoch in a human history, one that promise unprecedented efficiency and innovation, but also raises profound philosophical, ethical, and socio-economic question. It means what the AI play a very crucial role in everyday, day-to-day life, right? हम सब AI का यूज करते हैं, चाहे वो हमारे सेल फोन्स हो, चाहे वो हमारे घर में लगे हुए इक्विपमेंट्स हो, we all are very friendly with that, right? So it means what AI is very crucial part of our day-to-day life, but क्या बोल रहा है, बट ऑल्सो रेजेस प्रोफाउंड कंसर्न, मतलब समवेयर इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द कंसर्न वेयर फिलोसॉफिकल, एथिकल, इकोनॉमिक क्वेश्चन एंड राइट इन दिस लाइक इन दिस लाइन दे आर ट्राइंग टू टेक, बहुत सारा ऐसा कंसर्न भी जुड़ा हुआ है। अगर हमें उसके प्रॉफिट्स हैं तो उसका हमें डिमेरिट्स भी मिल रहे हैं, मेरिट्स हैं तो आपको डिमेरिट्स भी मिल रहे हैं, प्रॉफिट है तो आपको लॉस भी दिख रहा है इस चीज का। अनलाइक प्रीवियस टेक्नोलॉजीज दैट एक्सटेंडेड ह्यूमन फिजिकल कैपेबिलिटीज। ओके, नाउ पैसेज अब क्या बोल रहा है कि हम जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आज हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, खुद से धोते थे, तो वो हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बताता था, राइट? तो उसी कैपेबिलिटीज को यहाँ पे बोल रहे हैं वो AI penetrates the cognitive domain, performing tasks that once seemed exclusive to human intellect, language processing, decision making, pattern recognition, yet the term intelligence in AI is amazingly anthropomorphic. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि या हम जो है AI को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो AI के साथ काफी इजी बनाए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, एक ह्यूमन का जो भी स्किल था, ह्यूमन की जो भी फिजिकल एक्टिविटी थी, उसको वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, राइट? चल अब देखो, ओके, जो भी आपके वोकैब के वर्ड्स आएंगे उसको भी ध्यान रखना है बच्चे। यहाँ पे एक वोकैब वर्ड है, यानी कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड, ह्यूमन के इमोशन से रिलेटेड वो बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है? आई होप आपको ये फर्स्ट पैसेज समझ में आया होगा, ठीक है? चल नेक्स्ट देखते हैं। These systems do not possess consciousness, self-awareness और intentionally, यानी ये जो सिस्टम है ये पॉजेस किस चीज को नहीं करता है, किसी की कॉन्शियसनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को, इंटेंशनली देयर लर्निंग इज, उनकी जो लर्निंग है नॉट अकीन टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अकीन मतलब क्या होता है, सिमिलर, लाइकवाइज, राइट? तो इनकी जो लर्निंग है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की तरह ही नहीं है, यानी कि AI, जैसे हम आपकी बातों को समझते हैं वैसे AI आपकी बातों को नहीं समझ सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको कुछ भी AI से काम करवाना होता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, फिर वो उसको अपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है और फिर आपको वो क्या करता है, आउटपुट देता है। तो दिस इज द प्रोसेस, यानी हमने क्या किया, हमने एक लैंग्वेज बोला और आपको सुना दिया, बट मशीन्स के साथ, AI के साथ ऐसा नहीं है, राइट? सेम चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन द statistical correlation, as such as AI outputs reflect the data it's trained on, inheriting the biases, inaccuracy
एंड ब्लाइंड स्पॉट एम्बेडेड विद इन, यानी कि एआई जो है वो क्या कर रहा है, उसको हम ऐसे जैसा ट्रेन करेंगे, राइट। अब हम क्या है, हम अपने टू द पॉइंट पे जो भी बातें चल रही है हम उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते। बट एआई के साथ कैसा है कि उसको जो भी हमने फीड किया होगा, जो भी डेटा उसमें हमने डाला होगा, उसके अकॉर्डिंग वो हमको आंसर करेगा, राइट। तो अगर हमने कुछ 22 डेटा डाला है तो वो 22 करेगा हमें आंसर। अगर हमने कुछ उसको जो भी है हमने किसी भी फैक्टर पे हिसाब से किया है, जैसे इनएक्यूरेसी करी है किसी चीज में, किसी चीज को हमने उसको गलत इंटरप्रिटेट किया है, तो वो हमको उसी तरीके से आंसर करेगा, राइट। बिकॉज उसमें फीड ही ऐसा किया गया है कि आपको ऐसा आउटपुट देना है। सेम चीज अब वो यहाँ पे बोल रहा है सॉफ्टवेयर एग्जिट एंड यस, जो भी सॉफ्टवेयर हम उसमें यूज कर रहे हैं वो उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, उसका खुद का अपना इमोशन नहीं है, खुद की इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं है, राइट। हायरिंग एल्गोरिदम होता है, उसके अकॉर्डिंग भी बातें करता है वो। डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द जेंडर, यस, कॉन्शियस सीम नॉट फ्रॉम मैलवोलेंस बट फ्रॉम द अनक्रिटिकल एप्लीकेशंस ऑफ डेटा, यस, जो भी डेटा हमने फीड किया है वो उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करेगा, आंसर करेगा, ठीक है। चलो, moreover the increasing डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई इन एरियाज, फिर भी जो इंक्रीजिंग एआई का जो हम यूज कर रहे हैं किस किस एरियाज में, अगर मैं बात करूं तो लॉ एनफोर्समेंट में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, फाइनेंस में, क्रिटिकल कंसर्न अराउंड, ये एक क्रिटिकल कंसर्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि अराउंड द अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने लॉ के केस में एआई को यूज किया, राइट। अब मैंने लॉ के केस में एआई को तो यूज किया भाई, बट क्या पता वो क्या करे, डिसीजन ही गलत दे दे, किसी चीज का डिसीजन ही वो मुझे गलत दे दे, राइट। अब क्योंकि देखो उसके पास इमोशंस नहीं है, उसके पास सोचने की या समझने की कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। वो जो करेगा जो उसके में फीड किया होगा, तो ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक कंसर्न क्रिएट कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में एक डॉक्टर जो है, ठीक है, वो पेशेंट को देख रहा है, बट लेट्स सपोज अगर आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो कि भाई मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है तो इसका क्या फैक्टर है, तो वो मशीन है, उसमें जो भी फीड होगा वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगी, और फिर आपको लगता है ओ भाई मेरे को इतनी बड़ी बीमारी होगी, है ना। तो ये वो बोल रहा है कि हम हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते। When a machine deny a loan, जब मशीन लोन डिनाई कर दे, रिकमेंडेशन, प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट, ये एग्जांपल्स दे रहा है आपको, मिसडायग्नोज अ कंडीशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर लेट्स सपोज एक आपको एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, अगर मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये टोटली ब्लेम मेरे ऊपर जाएगा, है ना। बट अगर हम कोई ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं, अब ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं, इट मींस व्हाट, वो एआई टूल्स है उसमें, तो हम जब ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं तो ब्लेम किस पे जाएगा, एआई पे, ड्राइवर पे, या फिर उस पर्सन पे। तो ये क्वेश्चनेबल है, राइट। हम किसी को प्रॉपरली वहां पे हम दोषी नहीं समझ सकते, है ना। चलो, ब्लेम नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहां पे हमारे पास फैक्ट्स नहीं होगा, हमारे पास प्रूव नहीं होगा। फिर क्या है, द डेवलपर, द डेप्लॉयर एंड द एल्गोरिदम, देखो वही बोल रहा है, जो डेवलपर यानी कि जिसने उस टूल को, जो एआई को, जो भी सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है, या फिर जो डिप्लॉयर जो उसको यूज कर रहा है, और जो भी एल्गोरिदम अपने आप चल रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क स्टिल रूटेड इन ए ह्यूमन एजेंसी, स्ट्रगल टू एब्जुकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन एरा ऑफ द ऑटोनोमस सिस्टम, अभी भी क्या है, ये एक पूरी तरीके से प्रॉब्लम बना हुआ है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अनदर डायमेंशन ऑफ एआई। अगर हम दूसरा डायमेंशन देखें, यानी इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या है, एआई डिबेट इन्वॉल्व द सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ऑफ इट्स प्रिटेंड, यानी एआई का जो डिबेट है वो किस चीज पे है, इन्वॉल्व है सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन ऑफ इट्स पोटेंट। अभी भी वो जो भी कंडीशन है उसमें एक डिबेट बना हुआ है कि हमको इसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, या इस फील्ड में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमारी चल ही रही हैं। ऑटोमेशन थ्रेटन टू डिस्प्लेस द वास्ट स्वाथ ऑफ द लेबर फोर्स, particularly in repetitive और rule based occupations, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि जो ऑटोमेशन है इसके वजह से लोगों में डर है कि क्या होगा, कि जो डिस्प्लेस कर देगा किस चीज को, नंबर ऑफ पीपल को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, किस चीज में, कि उनको जॉब लेने में, जॉब करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं उनकी जॉब जो है चली जाएगी, क्योंकि एआई जो है वो काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है और इफेक्टिव भी आ रहा है।
वाइल एआई में क्रिएट न्यू रोल्स, लेकिन एआई जो है, जबकि एआई क्या कर रहा है, नए नए रोल्स क्रिएट कर रहा है ना, द ट्रांजिशन में नॉट बी इक्विटेबल, एग्जिबिटिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज एंड लीविंग मेनी बिहाइंड। यानी कि देखो, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर आपको समझाएं तो कैसे लोगों को लग रहा है कि एआई जॉब की से जॉब चली जाएगी। देखो, जॉब पूरी तरीके से नहीं जा सकती, हाँ अफेक्ट जरूर होगा, राइट। अफेक्ट कैसे होगा बच्चे, अब कोई मशीन है तो उस मशीन को चलाने के लिए भी हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर हम एआई में कोई डेटा फीड कर रहे हैं तो भी हमको ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है ही है, वो 100% वहां से डिस्प्लेस नहीं हुआ है। फिर क्या है, दस द चैलेंज इज नॉट मेयरली टू बिल्ड अ स्मार्टर मशीन। चैलेंज ये नहीं है कि हमको क्या करना है, एक बहुत ही ज्यादा स्मार्टर मशीन को बनाना है, ठीक है। बट टू बिल्ड, चैलेंज क्या है, बट टू बिल्ड अ मोर थॉटफुल सोसाइटी, यानी एक अच्छी थॉटफुल सोसाइटी को हमें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन दैट गवर्न एआई, जो एआई को गवर्न कर सके विथ अ बैलेंस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन के साथ, ओवरसाइट के साथ, एंड एथिकल रिफ्लेक्शन, और एक प्रॉपरली उसका रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करता जाए। फॉर इन क्रिएटिंग एंटिटीज दैट मिमिक थ्रो वी आर फोर्स टू रिकंसिडर द वेरी नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, एजेंसी एंड जस्टिस। यानी कि हमको जो है काम करना है वो किस चीज पे करना है, सिर्फ और सिर्फ मशीन पे काम नहीं करना है, उस मशीन को हमें क्या करना है और भी अच्छे से बिल्ड कराना है, एक इनोवेशन लाना है, एक प्रॉपर तरीके से काम कराना है, मैनेजेबल होनी चाहिए सारी चीजें, तो वो हमको क्रिएट करना है, ताकि जब हम उसको एआई को यूज करें लॉ के फील्ड में या फिर हेल्थ केयर के फील्ड में, तो वो एक इफेक्टिव तरीके से हमारे सामने आए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इस पैसेज में क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर मैं पैसेज की टोन की बात करूं तो पैसेज की टोन कैसी है स्टूडेंट, इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। यानी कि हमको इंफॉर्मेशन दे रही है कि एआई का क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम नहीं हो रहा है। अब देखो, क्रिटिसाइज नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रिटिसाइज तो तब बोलेंगे जब हम पूरे न्यूट्रल रहेंगे। ये लास्ट में जो इसने पॉइंट बोल दिया, इससे क्या पता चल गया कि वो एक सजेशन दे रहा है। तो सजेशन जो होता है बच्चे, वो हमेशा जब भी मिलता है तो वो न्यूट्रल होके, वो इंफॉर्मेटिव होके बोलता है कि यस दिस इज द प्लस पॉइंट एंड दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव टोन है इसकी, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली है हमको एआई के बारे में कि हाउ वी आर यूजिंग एआई, ठीक है। और एआई में व्हाट वी हैव टू डू टू गुड विद एआई, है ना, हमको और क्या क्या करना चाहिए। तो यस, आई होप स्टूडेंट्स ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपको भी पैसेज पढ़ना है, यानी कि यही होती है एक्टिव लर्निंग, एक्टिव रीडिंग। हम जो भी लाइन पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसको आपको डिटेल में पढ़ाया तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट जब आप इसको खुद से अपने एंड से पढ़ोगे तो टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो, पैसेज हमने एक बार पढ़ लिया, राइट, पैसेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हमको वापस पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से आप इसको सॉल्व करिए। विद इन 1 मिनट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द आंसर। फटाफट से सॉल्व करिए, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। ओके चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द टर्म इंटेलिजेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिडर्ड मिसलीडिंग। यानी कि जो इंटेलिजेंस है
जो हमारा पैसेज में गिवन है, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो क्या है उसको कंसिडर कर रहे हैं, मिसलीडिंग के फॉर्म में कैसे कंसिडर कर रहे हैं। देखो, एआई सिस्टम पॉजेस इमोशंस अनलाइक ह्यूमन, ओके। फिर बी क्या बोलता है, एआई सिस्टम आर नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा, वो डेटा से लर्न नहीं कर रहा है। एआई फंक्शनिंग लैक कंसाइसनेस एंड जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो लैक तो है कहीं ना कहीं, है ना, कि वो जो हमारा कॉन्शियसनेस है और जो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है वहां पे वो लैक तो कर रहा है। तभी अब देखो, सेम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे बच्चे, देखो क्या है जो उसमें मिसलीड हो रहा है ना, इंटेलिजेंस तो हम उसको बोल रहे हैं, बट उस इंटेलिजेंस में कमी है, मिसलीड कर रहा है। कैसे, ये बोल रहा है इमोशंस अनलाइक ह्यूमन, उसमें इमोशंस नहीं है ह्यूमन के जैसे। चलो देख लेते हैं, बट हमको बेस्ट चूज करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। एआई इज सुपीरियर टू ह्यूमन, ह्यूमन से सुपीरियर है, तो ह्यूमन से सुपीरियर है तो हम इसको मिसलीड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल हटा दो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एआई सिस्टम आर नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। अरे भाई, एआई डेटा से ही तो लर्न कर रहा है, पैसेज में लिखा हुआ था ना कि हम जो भी उसमें डेटा फीड कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग बाइस होता है। अगर बाइस डेटा फीड है, अगर हमने उसमें जैसा भी डेटा डाला है वो वैसा ही होता है, तो बी भी नहीं है। इट मीन्स अगर मैं देखूं तो मुझे इमोशन अनलाइक ह्यूमन, ये भी नहीं है, इमोशंस तो उसमें है ही नहीं। एआई फंक्शनिंग लैक ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जेन्यून अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसका दिमाग कौन कर रहा है, हम उसमें डेटा फीड कर रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा है। तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो जितने भी लोगों ने सी आंसर किया है, यस +4 फॉर यू, राइट। और जिनका निगेटिव हो गया है, कोई बात नहीं है बच्चे, अभी फर्स्ट डे है, अभी हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चल, चलता है, फर्स्ट डे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सेकंड देख लेते हैं, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया। क्या बोल रहा है, व्हाट डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज अ मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई, यानी ऑथर के हिसाब से क्या मेजर कंसर्न बना हुआ है, किसमें, एआई के यूज में इन क्रिटिकल सेक्टर, जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एंड हेल्थ केयर। तो क्या कंसर्न बना हुआ है बच्चे, ऑप्शन देखते हैं। एआई सिस्टम आर टू एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, यानी एआई का जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है, देयर इज इनसफिशिएंट डेटा टू ट्रेन सच सिस्टम, यानी डेटा इनसफिशिएंट है हमारे पास, ओके, डेटा इनसफिशिएंट। फिर क्या बोल रहा है, इट इज अनक्लियर हु इज अकाउंटेबल फॉर एआई ड्रिवन डिसीजन। अगर मैं बात करूं तो क्या ये सुना हुआ लग रहा है, पैसेज में वो बोल रहा था कि कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, ठीक है, अगर हम एआई ड्रिवन फॉर्मूला पूरा यूज कर रहे हैं तो हु इज टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। तो यस, ऑप्शन नंबर सी तो सही लग रहा है, बट डी भी एक बार चेक कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि बेस्ट वन आंसर करना है। AI consistently make better decision than human. That is not possible every time. ठीक है, तो it means what? Option number C is the right answer of this question. Again, option number C is the right answer of this question, students. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस बिल्कुल मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अब तो मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन बन रहे हैं ना। चलो, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से सॉल्व करिए इसको।
चलो देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है। व्हाट इज द वन कंसिक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग एआई ऑन एग्जिस्टिंग डेटा एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। यानी क्या एक प्रॉब्लम बन के आ रही है हमारी किस चीज में, जब हम एआई को ट्रेन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा पे, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उस पे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो पैसेज में कौन सा ऐसा कंसिक्वेंस जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। तो पहला बोलता है एआई विल ग्रेजुअली एलिमिनेट ह्यूमन बाइसेस। ओके, वो ह्यूमन बाइसेस को क्या करेगा, ग्रेजुअली एलिमिनेट कर देगा। एआई में रेप्लिकेट एंड एम्पलीफाई द सोसाइटल बाइसेस, जो भी सोसाइटी में जो भी बाइसेस है वो उसको क्या करेगा, एलिमिनेट रेप्लिकेट करेगा। एआई स्टॉप फंक्शनिंग इफ डेटा इज बाइस्ड, अगर डेटा बाइस्ड हो जाएगा तो एआई काम करना बंद कर देगा, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एआई ऑलवेज करेक्ट एरर इन अ डेटा सेट, यानी एआई हमेशा क्या करेगा, जो भी उसको डेटा सेट मिला है उसमें क्या करेगा, वो करेक्ट करता हुआ चलेगा। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम जो आपको पैसेज में मेंशन था। फटाफट से आंसर कीजिए, अब तो मैंने ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। बी, यस बी होगा इसका राइट आंसर। एआई में रेप्लिकेट एंड एम्पलीफाई द सोसाइटल बाइसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वहां पे सोसाइटी से रिलेटेड जो भी बाइसेस इंफॉर्मेशन थी उसमें बारे में ही हाईलाइट किया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। What is the author's central suggestion about society's approach to AI development? यानी ऑथर का जो सेंट्रल सजेशन है वो क्या है, किसके बारे में, सोसाइटीज के अप्रोच के बारे में जो भी हमारे एआई के लिए है वो। तो फोकस सोनली ऑन मेकिंग मशीन स्मार्टर, मशीन को हम स्मार्टर बनाए, सोनली फोकस हमारा उस पर होना चाहिए। प्राइवेटाइज कॉस्ट सेविंग ओवर एथिक्स, यानी कॉस्ट हमें बचानी चाहिए एथिक्स के बजाय। कंबाइन इनोवेशन विद एथिकल ओवरसाइट, फिर क्या बोल रहा है, अवॉइड यूजिंग एआई इन एनी हाई रिस्क फील्ड, कोई भी हाई रिस्क फील्ड में हमको एआई का यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ, अब देखो सोली मतलब क्या होता है, पूरा पूरा हमको इस पे ही ध्यान देना है और किसी चीज पे ध्यान देना ही नहीं है। बट ये क्या बोल रहा है, हमको कॉस्ट सेविंग भी करनी है, ओवर एथिक्स भी करनी है। प्रायोरिटी हमें सिर्फ इसको नहीं देनी है, कंबाइन हमें करना है क्या, इनोवेशन, है ना, विथ एथिकल ओवरसाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। हाई रिस्क फील्ड में तो हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं करें, अवॉइड करें, ऐसा भी पैसेज में नहीं बोला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। यस, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करिए, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द ऑथर्स परस्पेक्टिव, अगर हम ऑथर्स का परस्पेक्टिव देखें, व्हाट इज द मेन फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी क्या मेन जो इशू बना हुआ है वो है। तो पहला क्या बोल रहा है, इट चैलेंजेस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, यानी ये जो ह्यूमन क्रिएटिविटी उसमें एक चैलेंज बना हुआ है। साथ ही साथ इट कंपील्स सोसाइटी टू रीथिंक द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड एजेंसी। फिर क्या बोल रहा है, एआई प्रूव दैट मशीन कैन सरपास ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। फिर बोल रहा है एआई डेमोन्स्ट्रेट दैट डेटा ड्रिवन सिस्टम आर फ्री फ्रॉम बाइसेस। अब आप बताओ यहाँ पे ऑथर के पर्सपेक्टिव से जो मेन है इम्प्लीकेशन किस चीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो क्या है, चैलेंज बना हुआ है। चैलेंज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन क्रिएटिविटी पे चैलेंज नहीं है। ठीक है, ह्यूमन ने एआई को बनाया है बट दैट इज नॉट द चैलेंज कि आपने अच्छा नहीं बनाया, अच्छा बनाया है बट हमको उसको यूज करने का तरीका जानना पड़ेगा। राइट, इट कंपेयर्स सोसाइटी टू रीथिंक द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड एजेंसी। यही तो वो बोल रहा है कि हम प्रॉपर ध्यान दें कि वो इंटेलिजेंस और एजेंसी को कैसे समझाना चाह रहा है। ठीक है,
तभी तो इंटेलेक्ट का आपको क्या कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इंटेलेक्ट है वो किस वे में यूज किया गया है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इट प्रूव मशीन कैन सरपास ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नहीं, और ये 22 से फ्री भी नहीं हो सकता, राइट। इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एआई बायसेस एंड प्राइमरी कॉज्ड बाय, एआई जो बायस हो रहा है उसका प्राइमरी रीजन क्या है, ठीक है, उसका मेन रीजन क्या है, उसका प्राइमरी रीजन क्या है। तो पहला बोलता है द मैलिकुलस इंटेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामर्स जितने भी हैं उनका मैलिकुलस इंटेंट, मैलिकुलस मतलब क्या होता है, बैड काइंड ऑफ, ठीक है। द इनहेरेंट डिजाइन ऑफ न्यूट्रल नेटवर्क्स, यानी जो उनके डिजाइन है न्यूट्रल नेटवर्क्स की, उनकी वजह से। द बाइस डेटा ऑन विच एआई सिस्टम आर ट्रेन, यस यही तो वो बोल रहा था कि अगर आप उसमें 22 डेटा फीड करोगे तो वो 22 हो जाएगा, आप उसमें जैसा डेटा फीड करोगे आप उसको वही आपको रिजल्ट मिलेगा। द लैक ऑफ सफिशिएंट कंप्यूटर पावर, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट समझ आ रहा होगा आप सभी को कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना होता है। एक पैसेज को हमने अच्छे से समझा, इसके बाद फिर क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंगली टू द पैसेज आंसर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डे 1 था। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।